नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। तो सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबर के साथ, जहां के सिविल लाइन में पीएससी रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली और इसमें सीएम योगी ने जवानों को सम्मानित भी किया, जिसमें आयुष सिंह को बेस्ट कैडर का अवार्ड दिया गया। वहीं पीएससी के जवानों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चयनित आरक्षियों के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। भर्ती के साथ ही प्रमोशन प्रक्रिया को भी सरकार ने समयबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे प्रदेश की छवि को सुधारने में बड़ा योगदान देती है। पदोन्नति भी प्राप्त हो सके और उसके फलस्वरूप अपने उच्च मनोबल के माध्यम से वे पूर्ण मनोयोग और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। इस पदोन्नति की प्रक्रिया को भी जो वर्षों से दशकों से लंबित पड़े हुए थे, उन्हें भी सरकार ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। पुलिस कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का नितांत अभाव था। उनके लिए आवासीय सुविधाएं नहीं थी, टूटे हुए बैरक थे, प्रशिक्षण आगे बुरे थे, आधुनिक सुविधाओं का नितांत अभाव था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएससी के सभी बहालियों के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक और आवासीय सुविधाओं को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त देने की कार्रवाई को भी विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक बड़ी खबर, जहां आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को सीएम योगी देंगे कई बड़ी सौगातें। क्षेत्रवासियों के लिए निश्चित तौर पर आज एक बड़ा दिन। कई सौगातें यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से मिलने जा रही है। 464 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात आज यहां पर लोगों को मिलेगी। वहीं 200 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज उनका यहाँ का दौरा रहने वाला है। 2 दिनों के दौरे पर वे रहने वाले हैं। साथ ही साथ में करोड़ों के सौगात विकास कार्यों के क्षेत्रवासियों को आज मिलने जा रही है। और चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से सीधे हमारे साथ में संवाददाता सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, जानना चाहेंगे 2 दिनों के दौरे पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके आगमन को देखते हुए क्या कुछ और कितनी तैयारी, क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं? जी बिल्कुल पिता, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 2 दिन का नहीं 3 दिनों का है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 2 बजे यहाँ हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे और गोरखपुर क्लब में एक बड़ा कार्यक्रम है और यहाँ पे एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। गोरखपुर क्या कहें, पूर्वांचल वासियों को 464 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो लगभग 208 परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें सड़कों का जंजाल जो है संजाल बिछने वाला है। यानी कि 9 विधानसभा जो गोरखपुर में है, 9 विधानसभा यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों का, और साथ ही देखिए बरसात का सीजन है और बारिश की वजह से यहाँ बाढ़ की भी खतरा रहता है, जिसको लेकर बाढ़ के भी कई जो है परियोजनाएं हैं, कई उसमें जो है योजनाएं हैं जिससे बाढ़ बचाव के लिए, उसके लिए भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सौगात देने वाले हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के साथ मिशन 2024 को लेकर बूथ बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में वो गुरु मंत्र भी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में वो सबसे बड़ा कार्यक्रम ये है कि वो गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में कल नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 5000 लोग मंदिर में आएंगे और जो शिष्य हैं उनके लगभग 1500 से अधिक शिष्य हैं, उनको वो आशीर्वाद देंगे कल, और आशीर्वाद के साथ ही उनको प्रसाद भी देंगे। आपको बता दें ब्रह्मदिन
महंत अवैधनाथ जो उनके गुरु हैं, उनकी जो है वो शिष्य के रूप में कल नजर आएंगे और गुरु यानी शिष्य दोनों की भूमिका में कल नजर आएंगे और ये बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है। जी प्रसाद। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका ये दौरा फिर अपने कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो करोड़ों की सौगात यहाँ पर क्षेत्रवासियों को देने जा रहे हैं, साथ ही साथ में कसावट लाने के लिए बूथ अध्यक्षों के साथ में बैठक भी होगी, कार्य योजना बनाई जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। क्या लगता है इन सभी के माध्यम से क्या जो आगामी आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है? जी बिल्कुल प्रताप को बता दें कि मिशन 2024 को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी कमर कस चुकी है और उसकी तैयारियों में जुट गई है। उसको लेकर यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्षों के साथ साथ जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे और साथ ही में वो गुरु मंत्र देंगे कि किस तरीके से अपने बूथ को मजबूत करें और किस तरीके से जनता के बीच जाए और किस तरीके से जो है लोगों की अपनी परियोजनाओं को योजनाओं को बताएं जो अभी तक 5 साल से ऊपर हो गया सरकार चलाते यूपी में, उसकी भी योजनाओं को बताएं और साथ में केंद्र सरकार की भी योजनाओं को बताएं। घर घर जाने की भी वो गुरु मंत्र देने वाले हैं। चलिए बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सुभाष आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि 3 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनके इस दौरे को देखते हुए कई विभिन्न कार्यक्रम तय किए गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वाराणसी से जुड़ी एक खबर है जहां के ज्ञान वापी विवाद पर आज सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष पूरी करेगा अपनी दलीलें, मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष भी दलीलें अपनी यहाँ पर रखेगा। हिंदू पक्ष ने सुनवाई से पहले ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है, तो यहाँ हिंदू पक्ष ने सुनवाई से पहले ट्रस्ट बनाने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम पक्ष की ओर से यहाँ मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी दलीलें पेश किया जाएगा उनकी ओर से, और वहीं हिंदू पक्ष से सुनवाई से पहले ट्रस्ट बनाने का ऐलान यहाँ पर इस पक्ष विशेष की ओर से किया गया है। तो वाराणसी के ज्ञान वापी विवाद पर आज अहम और महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो आज मुस्लिम पक्ष पूरी करेगा अपनी दलीलें और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। सुनवाई आज महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज्ञान वापी जो मस्जिद जिस पर विवाद लगातार गर्माता ही जा रहा था और यही चर्चा का विषय भी बना हुआ है, इसी पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निर्णय यहां पर लिया जाता है, क्या सुनवाई की जाती है। चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ में सहयोगी धर्मेंद्र चौबे सीधे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या लगता है, क्योंकि ये वो मसला है, ये वो विषय है जिस पर काफी चर्चा हुई, काफी राजनीति गरमाई, पक्ष विपक्ष भी आमने सामने में आए, क्या लगता है आज सुनवाई का दिन है, क्या फैसला लिया जा सकता है, कैसे समीकरण बन रहे, क्या स्थिति? देखिए प्रथा, पहली चीज तो मैं आपको ग्राउंड बताऊं कि ग्राउंड जो 1991 वर्षीय एक्ट की बात लगातार मुस्लिम पक्ष करके इसे खारिज करने की बात कर रहा था, उसी आधार पे 711 एक्ट का जो मेंटेनेबल है या नहीं, इसको लेकर लगातार बहस चल रही है और 51 पेज की बहस लगभग मुस्लिम पक्ष की हो चुकी है। शेष अभी कुछ पेज बाकी हैं जिसमें आज मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रखेगा। तदोपरांत जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा जो है उस पर बहस की जाएगी कि पोषणीयता के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई हो या नहीं। पहले तो ये बिंदु तय कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह कहा था कि पहले पोषणीयता के आधार पर सुनवाई हो जाए, पोषणीयता बनती है या नहीं बनती है, उसके बाद आगे जो प्रोसीडिंग है ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मुद्दे की वो आगे बढ़ेगी। तो 1991 वर्षीय एक्ट का लगातार मुस्लिम पक्ष ने हवाला दिया कि ये एडमिट नहीं करता है, मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि लेकिन वहीं कोर्ट का कहना है कि किसी चीज का जब तक भौगोलिक संरचना न जान लिया जाए तब तक उसकी सुनवाई भौगोलिक संरचना जानने के बाद भी सुनवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं। रही बात आज जो 711 एक्ट की बहस हो रही है, ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बहस के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये केस जो 84 दिन में सुनवाई करके पूर्ण करना है, इसकी प्रोसीडिंग पूरी हो पाएगी या नहीं। आज ये तय होगा या नहीं होगा ये तो जिला जज की अदालत में ही तय हो पाएगा, लेकिन आज जो लगभग 2 बजे से जो सुनवाई होगी इसमें ये पूरी पिक्चर आज क्लियर हो जाएगी कि क्या मेंटेनेबल है या नहीं। कहीं न कहीं इसके पहले जो सुनवाई हुई थी, जिला जज ने यह भी कहा था कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से बैठकर बात कर लें और एक कमेटी का गठन कर लें ताकि ये सुनवाई कंटिन्यू हो, मतलब रेगुलर सुनवाई की बात भी जिला जज ने रखा है। अब रही बात कि ये दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्षवादी और प्रतिवादी पक्ष, दोनों लोग बैठ के आज निर्णय क्या लेते हैं कि ये सुनवाई कंटिन्यू होगी या डेट पड़ेगा या फिर
इस पे आज सुनवाई पूर्ण होकर फिर न्यायालय द्वारा फैसला कुछ लिया जाएगा। जी, एक तरफ तो खबर यह है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो आज अपनी दलीलें रखेगा, लेकिन दूसरी तरफ में हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो ये भी खबर है कि इस पक्ष ने सुनवाई से पहले ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। इससे संबंधित क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कल मीडिया से बात भी की है और उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट का गठन पहले हो चुका था, जो विश्वनाथ न्यास के लिए ट्रस्ट काम करेगी और जो इस केस की सुनवाई हियरिंग होगी, चाहे वाराणसी न्यायालय की बात की जाए, चाहे हाईकोर्ट की बात की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, उसके लिए वो निरंतर कार्य करेगी और ट्रस्ट के माध्यम से और लोग जोड़ने, ये ट्रस्ट का मेन मुख्य उद्देश्य है कि और हिंदू संगठन को जोड़ा जाए, जिससे कि और मजबूती से भगवान विश्वेश्वर की जो केस चल रही है उसकी सुनवाई हो सके। प्रथा, चलिए, बिल्कुल। तो तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि काफी अहम और महत्वपूर्ण सुनवाई आज यहाँ पर होने जा रही है, जहां पर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, तो वहीं हिंदू पक्ष ने सुनवाई से पहले ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। चलिए, अब रुक करते हैं कुछ और अन्य खबरों की ओर। तो उत्तराखंड से जुड़ी खबर, जहां आज से यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू होगी। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाल बालिकाओं का सीएम उद्घाटन आज करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड यहाँ पर बन जाएगा। तो और चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए नवीन शुक्ला सहयोगी हमारे साथ में देहरादून से सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन और उपलब्धि भरा दिन उत्तराखंड के लिए माना जा रहा है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य। जी प्रथा, निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू होगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो एजुकेशन के मामले में कंप्यूटर शिक्षा की बात की जाती है कि विद्यार्थियों को किस तरीके से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाए, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अगर लाइब्रेरियों की बात की जाए, लैब की बात की जाए, तो करीब 300 लैब स्थापित करने की बात सरकार कर रही है। इसके साथ ही 139 लैब स्थापित कर दी गई है। साफ तौर पर मामला ये साफ हो जाएगा कि शिक्षा नीति के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं, जो पठन पाठन करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा लेना चाह रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अब जो कंप्यूटर की शिक्षा है उसे प्रदान किया जाएगा। सरकार लगातार, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो विद्यार्थियों के डेवलपमेंट को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति लागू हो रही तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साफ तौर पर यही कहते हैं कि जो विद्यार्थियों की शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं उन्हें कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि की बात हो रही है और जो विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर शिक्षा लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर अब शिक्षा नीति के अंतर्गत तमाम सारे जो कंप्यूटर की शिक्षा है वह जो पठन पाठन का काम है वह अब जो विद्यार्थी हैं वो कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति आज से उत्तराखंड में लागू होने जा रही है और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये राज्य अपने आप में पहला राज्य देश भर में बन चुका है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ब्रिडकुल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और वहीं ब्रिडकुल के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में महत्वपूर्ण योजनाएं गतिमान है, उन्हें लेकर ये समीक्षा बैठक रखी गई थी। बैठक में अधिकारियों की ओर से ब्रिडकुल के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि पिछले वर्षों में ब्रिडकुल की ओर से भवन, सड़क और पुलों से लेकर हवाई पट्टी से जुड़ी योजनाओं में 445 करोड़ 80 लाख धनराशि की योजनाओं को पूर्ण किया गया। इसके साथ ही वर्तमान में 350 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें हमने आदेश दिए हैं कि ब्रिडकुल में 2012 में कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश दिए हैं और इसके साथ साथ जानकारी जो हासिल हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो, तो भविष्य के अंदर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और टूरिज्म और ब्रिडकुल को लेकर के और RWD को लेकर के हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी और लोगों का ज्ञानवर्धन होगा।
उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट है। 15 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। तो यहाँ आपको बता दें कि देश भर में अलग अलग राज्यों से बारिश की कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इस लिहाज से इसका असर, एक व्यापक असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 15 जुलाई तक बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। कुमाऊं इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर रुक रुक कर और हो रही है, ऐसे में जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई है। निचली इलाकों में पानी भर आया है, लोगों के घरों के भीतर तक ये पानी घुस गया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और ऐसे ही हालात 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। ये मौसम विभाग की ओर से एक अनुमान लगाया गया है। तो कुमाऊं इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे हालात 15 जुलाई तक जारी रहेंगे, ये अंदेशा जताया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में भारत देश में कई राज्यों से बारिश की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। एकाएक जिस प्रकार से बारिश हो रही है, हाल बेहाल है। बारिश कहीं ना कहीं कई राज्यों के लिए एक मुसीबत का सबब बनकर आई है और यही वजह है कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कांबोज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस राज्य की बात करें तो इलाके में आज बारिश का दौर लगातार जारी है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल रहा है, क्या हालात वहां पर? बिल्कुल प्रथा, अगर उत्तराखंड में मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने सीधे तौर पर 13 जुलाई से मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने की बात कही है और 13 और 14 जुलाई को लेकर उत्तराखंड प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 13 तारीख की अगर बात की जाए तो 5 जनपदों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें राजधानी देहरादून भी शामिल है। और 14 तारीख को कुमाऊं मंडल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर शासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और समय समय पर मौसम विभाग के निर्देशों पर शासन और जिला प्रशासन अपनी तरफ से यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। लगातार पहाड़ी रास्ते बंद हो रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह से मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है उत्तराखंड प्रदेश में, तो तमाम तरह की दिक्कतें भी पेश आने लगी हैं। सबसे ज्यादा जो असर है वो पहाड़ी जनपदों पर देखने को मिल रहा है। गढ़वाल की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा गतिमान है, जो बार बार बंद हो रही है रास्ते ब्लॉक होने की वजह से। और कुमाऊं मंडल की अगर बात की जाए तो कुमाऊं में कई सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, कई लंबे लंबे पैच वहां से गायब हो चुके हैं, जिनको दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि शासन की तरफ से तमाम निर्माणदेय एजेंसियों को अलर्ट किया गया है कि रेस्क्यू टाइम कम से कम रखा जाए और तत्काल आवागमन की स्थिति यहाँ पर बेहतर की जाए, लेकिन खराब मौसम बार बार दिक्कतें पैदा कर रहा है। जी पता। चलिए, बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजीत आपका। तो यहाँ भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, 15 जुलाई तक ऐसे ही हालात रहेंगे, मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है। बढ़ते हैं आगे, राजनीति से जुड़ी एक खबर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके, इस विषय पर मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने बहुत से काम किए हैं, उनके कामों को जनता तक पहुंचाने का काम सभी पदाधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में आने वाले समय में और भी बेहतर कार्य किए जाएं। 100 दिनों में हमारे 100 दिन समर्पण के, प्रयास के और संकल्पों को धरातल पर उतारने की एक आधारशिला के दिन 100 दिन है और 100 दिनों में हमने अनेकों अनेक निर्णय भी लिए हैं, अनेकों निर्णयों के लिए आगे के लिए रूट मैप बनाया है। उसकी चर्चा हमने सभी अपने जो हमारे जिले के पदाधिकारी आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उन सभी से चर्चा की और सभी लोग, चूँकि सरकार के सहयोगी के रूप में सरकार के साथ चलने का काम उनके द्वारा होगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी को पहुंचाएंगे। और समान नागरिक संहिता पर जो हम कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उसकी चर्चा हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक जानी चाहिए। उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सभी लोग काम करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।